सो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। और यहाँ पर मैं आपको, अगर आप लोग ने मेरी प्लेलिस्ट एजेंटिक एआई सिस्टम डिज़ाइन वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस लेक्चर का फोकस रहेगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लिटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू स्मॉलर चंक्स। तो अब तक हमने अपनी रैक पाइपलाइन कहाँ तक बना ली थी? सो फार आवर रैक पाइपलाइन हैज़ रीच दिस स्टेज। हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, कंपनी की पीडीएफ या फिर हमारे पास जो भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स थे, उनको हमने डॉक्यूमेंट लोडर की मदद से अपने लैंगचेन में, अपनी एप्लीकेशन में लोड कर लिया था और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि हमारे पास मल्टीपल पीडीएफ्स हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमने डॉक्यूमेंट लोडर की मदद से लोड करके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवा लिया था। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अब मान लो कि हमने इमेजिन वी लोडेड अ रिसर्च पेपर विथ 20 पेजेस। हमने रिसर्च पेपर जिसमें 20 पेजेस हैं उसको लोड कर लिया, या फिर हमने 500 पेजेस की एक टेक्स्ट बुक है उसको लोड कर लिया, या फिर हमने कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन जिसकी लेंथ 2000 पेजेस है हमने उसको लोड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको तो हमने लोड कर लिया। अब इसके बाद कैन वी डायरेक्टली कन्वर्ट दीज ह्यूज डॉक्यूमेंट्स इनटू एम्बेडिंग्स? क्या हम ये जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लोड होके आए हैं, क्या इनको डायरेक्टली हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? टेक्निकली हम कर तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट लीड्स टू पुअर रिट्रीवल एंड इवेंचुअली पुअर आंसर्स। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि हमारे पास 2000 पेजेस की पीडीएफ है, हमने इसको लोड कर लिया और इस पूरी पीडीएफ को हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, वो जो क्वेश्चन है और जो 2000 पेजेस का हमारे पास जो डॉक्यूमेंट लोड होकर आया है वेक्टर डेटाबेस, उन दोनों में सिमिलैरिटी सर्च लगाने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वेक्टर डेटाबेस है वो पूरे 2000 पेजेस का कंटेंट, जो कि इतना ह्यूज कंटेंट होगा, उस पूरे कंटेंट में सिमिलैरिटी सर्च लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली दिक्कत आती है कि हम जो हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, हम उनको एक बार में कन्वर्ट नहीं करते एम्बेडिंग्स में, हम उनके चंक्स बनाते हैं और उन चंक्स को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट प्रैक्टिकली इट लीड्स टू पुअर रिट्रीवल। क्योंकि अगर हम पूरे 2000 पेजेस के डॉक्यूमेंट को ही कन्वर्ट कर देंगे एम्बेडिंग में, तो उसमें काफ़ी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स ही हो सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ही हो सकते हैं जो कि यूज़र ने उसके बारे में पूछा ही नहीं है। मान लो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पीडीएफ है, पूरी बुक है हमारे पास, और हमने उसको पूरी जो पीडीएफ है उसको हमने लोड करवा लिया। अब यूज़र सिर्फ पूछ रहा है व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो क्या उसके लिए पूरी की पूरी पीडीएफ से पूरी की पूरी पीडीएफ में सिमिलैरिटी सर्च लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उन पेजेस को ढूंढो जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड हैं, और सिर्फ उन्हीं पेजेस में सिमिलैरिटी सर्च लगाओ, और जो सिमिलैरिटी सर्च करके कंटेंट निकल के आए उसको एलएलएम को भेज दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेज इन द पाइपलाइन इज, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स निकल के आए हैं उनकी हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग करते हैं, उनको हम और स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब तक का डायग्राम कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लोड होकर आया है इसके हम मल्टीपल चंक्स बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास पहला चंक हो गया, हमारे पास दूसरा चंक हो गया, हमारे पास तीसरा, हमारे पास चौथा। जितनी बड़ी पीडीएफ होगी उतने ही ज़्यादा चंक्स हमें बनाने होंगे, और चंक्स बनाने का बेसिस क्या होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल चंक्स बना लिए, पहला चंक, दूसरा चंक। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के मल्टीपल चंक्स बना रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो हमारे पास जो बिग डॉक्यूमेंट है उसकी हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग करेंगे। टेक्स्ट स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो टेक्स्ट स्प्लिटिंग करके उसको हम स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर का जो एजेंडा होने वाला है वो यही होने वाला है कि हम जो एक्सटर्नल सोर्स से डेटा आया है और डॉक्यूमेंट लोडर की मदद से हमने लोड किया है उसको हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग लगा के स्मॉलर चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो इस वीडियो का पार्ट है। ठीक है, हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब
हम लोग एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वाई स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्यों स्प्लिट कर रहे हैं। फॉरगेट लैंग चेन फॉर अ मोमेंट। इमेजिन समवन गिव्स यू अ 700 पेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बुक एंड आस्क्स। किसी ने, आपके दोस्त ने, किसी ने आपको 700 पेज की ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक आपको दी, और वो पूछ रहा है कि भाई इस बुक की मदद से मुझे बता कि व्हाट इज़ अ डेडलॉक, कि डेडलॉक क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि क्या आप पूरी की पूरी बुक को रीड करोगे डेडलॉक के बारे में उसको बताने के लिए, या अगर मान लो कल को एक और क्वेश्चन पूछता है वो डेडलॉक, व्हाट इज़ अ डेडलॉक के बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पूरी बुक पढ़ ली डेडलॉक का आंसर बताने के लिए, आपने ये पूरी बुक पढ़ ली। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग, तो क्या आप ये बुक फिर से पढ़ोगे पूरी? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, फाइंड ओनली द फ्यू रेलिवेंट पेजेस। आप उस बुक में सिर्फ वो रेलिवेंट पेजेस ढूंढो जो कि डेडलॉक से रिलेटेड है। ठीक है, और उन्हीं डेडलॉक से रिलेटेड वाले पेजेस को पढ़ो और अपना आंसर जनरेट कर दो। सिमिलरली, अगर जो यूज़र पूछता है व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग, तो आप उस बुक में सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड पेजेस को ढूंढो और उन पेजेस को पढ़ो और सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड आंसर दे दो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा रैग चैटबॉट में यूज़ होता है। ऑब्वियसली द सेकंड, हम लोग सेकंड ऑप्शन चूज करने वाले हैं। एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन रैग। सपोज योर पीडीएफ कंटेन्स पेज 1, पेज 2 से लेकर पेज 300, हमारी पीडीएफ में 300 पेज एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ एवरी पेज रिमेन्स वन जायंट ब्लॉक, लेटर ड्यूरिंग रिट्रीवल द वेक्टर डेटाबेस हैज़ टू कंपेयर वेरी लार्ज पीसेज ऑफ टेक्स्ट। कि अगर हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे कि हम जो हमारे पास 300 पेजेस की पीडीएफ थी उसको हम डॉक्यूमेंट लोडर को दे रहे थे, और वो उसको पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। मतलब कि वो खुद ही स्प्लिट कर दे रहा था कि पेज 1 हमारा चंक 1 है, पेज 2 हमारा चंक 2 है, पेज 3 हमारा चंक 3 है। लेकिन अगर पेज 1 का कंटेंट ही बहुत ज़्यादा है, इफ़ एवरी पेज रिमेन्स वन जायंट ब्लॉक, तो रिट्रीवल के दौरान जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है उसको कंपेयर करना पड़ेगा वेरी लार्ज पीसेस ऑफ टेक्स्ट। जो भी यूज़र का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को वेरी लार्ज पीसेस ऑफ टेक्स्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। लार्ज चंक्स यूजुअली कंटेन मैनी अनरिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लार्ज चंक्स होते हैं उनमें काफ़ी अनरिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा चंक एग्जिस्ट करता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेटेड डेटा है, मेमोरी मैनेजमेंट से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सीपीयू शेड्यूलिंग से भी है, फाइल सिस्टम्स से भी है, नेटवर्किंग से भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो यूज़र पूछता है वो है एक्सप्लेन सीपीयू शेड्यूलिंग। अब यहाँ पे हमारा वेक्टर डेटाबेस देखेगा। अच्छा, तो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है सीपीयू शेड्यूलिंग, तो मुझे वो वाला चंक ढूंढना पड़ेगा जो सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है। तो वेक्टर डेटाबेस देखेगा, अच्छा इस वाले चंक में हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग एग्जिस्ट करती है, तो इस पूरे के पूरे चंक को उठाकर एलएलएम को दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये पूरा चंक उठकर एलएलएम के पास जा रहा है तो उसके पास ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जा रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि यूज़र ने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। यूज़र ने सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो हमें सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है हमारी बुक से, हमारी पीडीएफ से। ठीक है, the embedding of this giant chunk represents all 5 topics together, not just CPU scheduling. That makes semantic search less accurate. अगर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे तो वो हमारी सिमेंटिक सर्च को लेस एक्यूरेट बना देगा, और जो एलएलएम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो भी हमारा लेस एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड करते हैं हमारे पेज को इनटू फोकस्ड पीसेस। कि हमने स्टार्टिंग में जो हमारा पेज 1 को चंक 1 में कन्वर्ट किया था, पेज 2 को चंक 2 में कन्वर्ट किया था, तो उस पेज 1 के भी हम मल्टीपल पीसेस कर रहे हैं, उस पेज 1 के भी हम चंक्स बना रहे हैं और स्मॉलर चंक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा चंक था, इसको भी हमने तोड़कर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। चंक 1 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, चंक 2 हमारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, चंक 3 हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया। नाउ एवरी चंक रिप्रेजेंट्स वन फोकस्ड आइडिया, दिस इम्प्रूव्स रिट्रीवल सिग्निफिकेंटली। अब अगर यूज़र क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन सीपीयू शेड्यूलिंग, तो वेक्टर डेटाबेस देखेगा, अच्छा यूज़र ने सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे सीपीयू शेड्यूलिंग सर्च करना पड़ेगा चंक्स में। कौन सा चंक सबसे ज़्यादा मैच करता है, ये वाला चंक सबसे ज़्यादा मैच करता है, तो ये वाला चंक उठकर हमारे एलएलएम के पास चला जाएगा। अब हमारे एलएलएम को सिर्फ यही वाला चंक मिलेगा और वो इस वाले चंक से रिलेटेड सीपीयू शेड्यूलिंग का आंसर जनरेट करके यूज़र को भेज देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि हम क्यों स्प्लिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। मेन पॉइंट ये है कि लार्ज चंक्स यूजुअली कंटेन मैनी अनरिलेटेड टॉपिक्स। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो आंसर है वो उन अनरिलेटेड टॉपिक्स से भी आए। हम चाहते हैं कि अगर यूज़र ने सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन पूछा है तो उसको सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड ही आंसर मिलना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि हम क्यों करते हैं, वाई स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि हम कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं LangChain के अंदर जिससे कि हम चंक्स को और स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हमारे पास जो बिग डॉक्यूमेंट है उसको स्मॉलर चंक्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है टेक्स्ट स्प्लिटर्स इन LangChain। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोग ने डॉक्यूमेंट लोडर्स के बारे में देखा था। तो LangChain के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं, बहुत सारे तरीके के डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं। आपके पास जो जितनी भी फाइल टाइप्स आप सोच सकते हो, LangChain के पास उन सारी फाइल टाइप्स को लोड करने के लिए डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं। अब सिमिलरली LangChain के पास मल्टीपल टेक्स्ट स्प्लिटर्स भी हैं। ठीक है, जस्ट लाइक LangChain हैड मल्टीपल डॉक्यूमेंट लोडर्स, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मल्टीपल टेक्स्ट स्प्लिटर्स। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं हमारे LangChain के पास, और उन सारे टेक्स्ट स्प्लिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बस एक ही है कि डॉक्यूमेंट को लो, उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दो और मल्टीपल स्मॉलर डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नोटिस समथिंग इंपॉर्टेंट, अ टेक्स्ट स्प्लिटर डज नॉट क्रिएट एम्बेडिंग्स। अभी हम एम्बेडिंग नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आया है उसको हम स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो टेक्स्ट स्प्लिटर है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि वो बड़े डॉक्यूमेंट को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देता है। इट ओनली प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स फॉर लेटर स्टेजेस, एम्बेडिंग इज स्टिल अ सेपरेट स्टेप। ठीक है, एम्बेडिंग हमारे अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में आएगी, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट स्प्लिटर है वो सिर्फ स्मॉलर चंक्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब कौन कौन से तरीके के टेक्स्ट स्प्लिटर्स होते हैं LangChain के अंदर, जो पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, द फर्स्ट स्प्लिटर वी विल यूज इज रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। उसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर्स इंपोर्ट कर लो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब जो हमारा नेम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अब इसको हम पीस बाय पीस समझने की कोशिश करते हैं। द नेम लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, लेट अंडरस्टैंड इट पीस बाय पीस। यहाँ पे जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद स्प्लिटर का मतलब देखेंगे, फिर उसके बाद रिकर्सिव का मतलब देखेंगे। कैरेक्टर का मतलब है, जो हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, इट मेजर्स द चंक साइज इन कैरेक्टर्स नॉट वर्ड्स। अगर हमारे पास हेलो एक स्ट्रिंग है तो वर्ड तो ये एक ही है, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, इसमें है 5 कैरेक्टर्स। स्पेसेस ऑल्सो काउंट एज कैरेक्टर्स। तो इस तरह से जो हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर टूल है वो मेजर करता है यहाँ पे कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो मेजर करता है वो लेंथ को। तो यहाँ पे हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को बताते हैं कि हमें चंक कितना बड़ा चाहिए, कि हमारे जो चंक है उसमें 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए या 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिटर। स्प्लिटर का बस एक ही काम है, लार्ज टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो लार्ज टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे फिर रिकर्सिव का मतलब क्या है, ये दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंस्टेड ऑफ कटिंग टेक्स्ट ब्लाइंडली एट एन एग्जैक्ट कैरेक्टर, इट ट्राइज टू स्प्लिट इंटेलिजेंटली। कंसेप्चुअली इट प्रिफर्स नेचुरल बाउंड्रीज लाइक पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है, उसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो अगर हम इसको एक हार्ड कोड रखते हैं, अगर मैंने डिफाइन कर दिया होता कि मेरा जो चंक है वो 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 100 कैरेक्टर्स होते होते हमारा एक जो वर्ड है वो बीच में कट रहा है। जैसे कि अगर मैं वर्ड की बात करूं, हमारे पास सेंटेंस एक वर्ड है, तो सेंटेंस के टी, यहाँ पे टी तक तो हमारे 100 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और टी के बाद हमारे पास अगला चंक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ड हमारा कट रहा है, यहाँ पे मीनिंग हमारा लॉस्ट हो रहा है। तो रिकर्सिव का मतलब यही है कि ये क्या करता है, ये देखता है कि अच्छा पैराग्राफ एंड हुआ है तो यहाँ पर एक ब्रेक लगा दो। ये फिर सेंटेंस में देखता है अच्छा यहाँ पे सेंटेंस ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर ब्रेक लगा दो। फिर ये देख रहा है कि अच्छा वर्ड यहाँ पर हमारा एंड नहीं हुआ है या यहाँ पर एंड हो रहा है, अगर यहाँ पर एंड हो रहा है तो यहाँ पर एक ब्रेक लगा दो और अगले ब्रेक से नेक्स्ट चंक स्टार्ट कर दो। तो ये रिकर्सिव इस तरह से यूज़ होता है जिससे कि हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है
वो लॉस्ट ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे आधा सेंटेंस चंक 1 में रह गया और आधा सेंटेंस चंक 2 में रह गया। तो उसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हमने लिमिट डिफाइन करी है 100 कैरेक्टर्स, तो जैसे ही 100 कैरेक्टर्स होने वाले होंगे उससे पहले ही वो देखने लग जाएगा कि कहीं पर पैराग्राफ एंड हो रहा है क्या, कहीं पर सेंटेंस एंड हो रहा है क्या, कहीं पर वर्ड एंड हो रहा है क्या। और सबसे पहली प्रायोरिटी देता है ये पैराग्राफ को, कि अगर कहीं पर पैराग्राफ एंड हो रहा है और हमारे 100 कैरेक्टर्स लिमिट रीच नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, तो यहाँ पर ब्रेक लगा दो। फिर उसके बाद सेंटेंस में देखता है कि ये सेंटेंस अगर यहाँ पर एंड हो रहा है और हमारी जो 100 कैरेक्टर्स की लिमिट है वो भी रीच होने वाली है, तो यहाँ पे सेंटेंस के आगे ब्रेक लगा दो और इसके आगे का जो कंटेंट है वो चंक 2 में चला जाएगा। सिमिलरली विद वर्ड, rather than breaking words in half whenever possible, you don't need to know its complete internal algorithm yet। ठीक है, तो ये आपको इसकी इंटरनल एल्गोरिदम समझने की अभी ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से काम करता है। बस आप रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज़ कर सकते हो और आप समझ गए होगे कि वो किस तरह से काम करता है। For now, remember it tries to preserve readability while respecting the chunk size, कि वो chunk size को भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि जो आपने 100 कैरेक्टर्स की लिमिट दी है वो उसके अंदर भी है और जो जितना कंटेंट उसके अंदर है उसकी रीडेबिलिटी को भी वो प्रिजर्व करके रख रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था और ये हमने देख लिया कि वो किस तरह से काम करता है। अब हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने कोड में। ठीक है, तो छोटे छोटे हमारे पास कुछ सिंटेक्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्प्लिटर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसको यूज़ कर किसी भी स्प्लिटर या कोई भी टूल लैंग चेन में यूज़ करने से पहले हम उसको क्रिएट करते हैं। सिमिलरली विद डॉक्यूमेंट लोडर्स, पहले हमने उसको क्रिएट किया था, उसको बताया था कि हम इस डॉक्यूमेंट को लोड करने वाले हैं। लोड हमने अगले स्टेप में किया था, लोडर डॉट लोड करके। ठीक है, द स्प्लिटर इज कॉन्फ़िगर्ड बिफोर इट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमने स्प्लिटर एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर और उसके अंदर अंदर हम पास कर रहे हैं चंक साइज, कि हमें कितना बड़ा चंक चाहिए, और चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप का मतलब क्या है ये हम जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो चीज़ पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस्ड है, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। एवरीथिंग एल्स बिल्ड्स ऑन दीज। ओके, अब यहाँ पे हम चंक साइज मतलब समझ लेते हैं, लेकिन ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम चंक को कितना बड़ा रख रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सपोज चंक साइज अगर हमने 100 दिया है 500 की जगह, दिस डज नॉट मीन 100 वर्ड्स, इट मीन्स 100 कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है वो कैरेक्टर की फॉर्म में बात करता है। वो अगर यहाँ पे चंक साइज 500 दे रखा है तो वो 500 कैरेक्टर्स समझेगा, 500 वर्ड्स नहीं समझेगा। इट मीन्स 100 कैरेक्टर्स। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरह से ABCDEFGHI, ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट है, जैसे ही यहाँ पे हमारे 100 कैरेक्टर्स रीच होंगे वहाँ पे ब्रेक लगा देगा, चंक 1 डन हो जाएगा, फिर चंक 2 हमारा स्टार्ट होगा। द स्प्लिटर कीप्स फिलिंग वन चंक अंटिल इट रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 100 कैरेक्टर्स। जो हमारा स्प्लिटर है वो चंक 1 को फिल करता रहता है जब तक उसकी लिमिट 100 कैरेक्टर्स रीच ना हो जाए। जैसे ही रीच हो जाती है उसके अगले कैरेक्टर से नेक्स्ट चंक को फिल करना स्टार्ट कर देता है। देन इट क्रिएट्स द नेक्स्ट चंक। कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, जो हमारे 100 कैरेक्टर्स हैं वो चंक 1 में जाएंगे और उसके नेक्स्ट 100 कैरेक्टर्स चंक 2 में चले जाएंगे। सपोज आवर डॉक्यूमेंट कंटेन्स, हमारे डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं कुछ इस तरह से, AI इज चेंजिंग हेल्थ केयर, मशीन लर्निंग हेल्प्स डॉक्टर्स, डीप लर्निंग एनालाइजेस मेडिकल इमेजेस। विद अ स्मॉल चंक साइज द स्प्लिटर माइट प्रोड्यूस, कुछ इस तरह से कि अगर हमने जो चंक साइज है वो बहुत छोटा रखा है, जैसे कि 50 कैरेक्टर्स 100 कैरेक्टर्स, ये बहुत ही छोटा चंक साइज है। अगर हमने कुछ इस तरह से रखा तो हमारी चंक ऐसे बनेंगी, एक एक लाइन के हमारे बनेंगे, AI इज चेंजिंग हेल्थ केयर, फिर हमारा लाइन नंबर 2 चंक 2 में चला जाएगा, लाइन नंबर 3 चंक 3 में चला जाएगा। द एग्जैक्ट बाउंड्रीज डिपेंड ऑन द रिकर्सिव स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी बट द मैक्सिमम साइज इज कंट्रोल्ड बाय चंक साइज। जो हमारा मैक्सिमम साइज है वो तो चंक साइज कंट्रोल करेगा, लेकिन जो हमारी स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो हम रिकर्सिवली फॉलो करेंगे, कि अगर हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है तो वहाँ पर ब्रेक कर दो, अगर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पर ब्रेक कर दो, और अगर वर्ड एंड हो रहा है तो वहाँ पर ब्रेक कर दो। लेकिन जो मैक्सिमम साइज है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो चंक साइज ही कंट्रोल करेगा, कि हमारा जो चंक 1 है वो 100 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी चंक साइज की। इसलिए आपका जिस तरह का आप चैटबॉट बनाना चाह रहे हो, जिस तरह का डेटा आपके पास एग्जिस्ट करता है, जिस तरह की PDF आपके पास है, तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा और आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप कितना यहाँ पे चंक साइज देना चाहते हो, कितना चंक ओवरलैप देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये हमारी बात होगी यहाँ पे चंक साइज़ की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चंक ओवरलैप की। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। देखते हैं क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ इन टेक्स्ट स्प्लिटिंग। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई ओवरलैप एग्जिस्ट्स। इमेजिन टू चंक्स विदाउट ओवरलैप। मान लो हमारे पास दो चंक हैं। चंक वन में हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है, चंक टू में हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, प्रेडिक्शन सिस्टम्स पे, और यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मेडिकल इमेजिंग पे। इट लुक्स फाइन। ठीक है, देख ऊपर से हाई लेवल पे देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास चंक वन है और चंक टू है, बात खत्म। बट इमेजिन द सेंटेंस बाउंड्री फॉल्स हेयर। मान लो हमारे पास सेंटेंस बाउंड्री ऐसे ही करते करते हमारे पास बहुत सारे चंक होंगे, तो किसी ना किसी चंक में मान लो कुछ बाउंड्री ऐसी आई कि मशीन लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर यूजिंग। यहाँ पे यूजिंग के बाद हमारा एक ब्रेक आ गया, हमारे जो कैरेक्टर लिमिट है वो खत्म हो गई चंक वन की, और जो अगला टेक्स्ट है वो चंक टू में चला गया। इन यूजिंग इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग लॉस्ट हो रहा है। जो हमारा चंक वन है उसमें सिर्फ यूजिंग तक है, और चंक टू में हमारे पास इंटेलिजेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यूज़र को कुछ ऐसा कुछ सर्च करना होगा, हेल्थ केयर यूजिंग इंटेलिजेंट, अगर वो कुछ इस इतना कीवर्ड सर्च करना चाहता है, तो यहाँ पे हमारा मीनिंग लॉस्ट हो रहा है। हमारा आधा आधा सेंटेंस यहाँ पर है और आधा सेंटेंस यहाँ पर है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग चंक ओवरलैप को यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेंटेंस गॉट कट इनटू टू पीसेस। यहाँ पे सेंटेंस हमारा दो पीस में कट हो गया, इसलिए हम रिकर्सिव यूज़ करते हैं। वो देखता रहता है कि अच्छा सेंटेंस हमारा यहाँ पे बीच में टूट रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक मत करो, आगे ब्रेक कर देना जहाँ पर सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है। Now each chunk has incomplete meaning. To solve this, we intentionally repeat some characters. Suppose chunk overlap equals to 20 now. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चंक ओवरलैप यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंसेस का मीनिंग लॉस्ट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं चंक ओवरलैप को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास चंक वन कुछ इस तरह से है, मशीन लर्निंग इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर यूजिंग इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन सिस्टम्स, तो इसका जो लास्ट का पार्ट है, लास्ट के 20 कैरेक्टर्स, अगर हमने यहाँ पे 20 डिफाइन किया है, तो चंक वन के लास्ट के 20 कैरेक्टर्स इसके स्टार्टिंग के 20 कैरेक्टर्स सेम होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे। हम इसमें इसके लास्ट के 20 कैरेक्टर्स और इसके स्टार्टिंग के 20 कैरेक्टर्स एकदम एग्जैक्टली सेम रखते हैं, और फिर उसके आगे हमारा चंक टू कंटिन्यू होगा। द रिपीटेड पोर्शन प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी। एक तरह से यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर कुछ ऐसा हमारे पास यूज़र क्वेश्चन भेजता है कि हेल्थ केयर यूजिंग इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन सिस्टम्स, तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट कर रही है। चंक टू बिगिंस बाय रिपीटिंग द लास्ट पार्ट। द रिपीटेड पोर्शन प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी। कंसेप्चुअली विदाउट ओवरलैप हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, चंक ए में हमारे पास ए बी सी डी ई है, और चंक बी में हमारे पास एफ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन विद ओवरलैप क्या होगा, लास्ट के डी ई स्टार्टिंग के डी ई से मैच कर रहे होंगे। नोटिस डी ई अपीयर्स इन बोथ चंक्स, दोज रिपीटेड कैरेक्टर्स आर द ओवरलैप। और यहाँ पे ओवरलैप इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेंटेंस की कंटिन्यूटी को मेन करने के लिए, हमारा जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, वही यहाँ पे इसने ओवरलैप में समझाया है कि ओवरलैप मैटर क्यों करता है। इमेजिन द यूजर आस्क्स व्हाट प्रेडिक्शन सिस्टम्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पॉर्टेंट फ्रेज है वो है इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन सिस्टम्स। इफ़ दैट फ्रेज गेट्स बिल्ट अक्रॉस टू चंक्स, अगर हमारे पास इंटेलिजेंट प्रेडिक्शन एक चंक में रह गया और सिस्टम्स दूसरे चंक में चला गया, नाइदर चंक कंटेन्स द कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। बाय ओवरलैपिंग बोथ चंक्स रिटेन इनफ सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चंक ओवरलैप को यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है सेंटेंसेस का पैराग्राफ का मीनिंग मेंटेन करने के लिए। सो लेटर एम्बेडिंग क्वालिटी इम्प्रूव्स, रिट्रीवल क्वालिटी इम्प्रूव्स, आंसर क्वालिटी इम्प्रूव्स। दिस इज वाई ओवरलैप एग्जिस्ट्स। इट इज़ नॉट डुप्लीकेशन बाय मिस्टेक, इट इज़ डेलिब्रेट रिडंडेंसी। तो यहाँ पर हमने चंक ओवरलैप के बारे में पढ़ लिया कि चंक ओवरलैप क्या होता है और क्यों मैटर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने चंक साइज देख लिया और चंक ओवरलैप देख लिया। अगला जो हमारे पास पार्ट है वो है स्प्लिटिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो हमारे जो पिछले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्प्लिट कर रहे थे। हमारे पास अगर एक बिग टेक्स्ट चंक होता, मतलब कि यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, तो इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम यूज़ करने वाले, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट का चंक है,
इन द सेंस कि हम एक टेक्स्ट फाइल को अपलोड किए हैं, हम हमारे पास अभी पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ की बात नहीं कर रहे, पीडीएफ की बात हमारा नेक्स्ट सेक्शन में आएगा जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पास एक बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उसमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट है, तो उसमें हम ये वाली स्ट्रेटजी लगाते हैं। लेकिन हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें अलग स्ट्रेटजी लगेगी। कैसी अलग स्ट्रेटजी लगेगी? जैसे कि आप लोग जानते हो, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास पीडीएफ है, अगर पीडीएफ में ऑलरेडी 300 पेजेस हैं तो हमारा जो लोडर है वो ऑटोमेटिकली उसको एक तो पेज बाय पेज स्प्लिट कर देता है कि पेज 1 रेफरेंस करेगा चंक 1 को, पेज 2 रेफरेंस करेगा चंक 2 को, पेज 3 रेफरेंस करेगा चंक 3 को। तो डॉक्यूमेंट पीडीएफ लोड होने के बाद हमारे पास क्या आया था? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आए थे, ठीक है। तो वो हमारे कहाँ पे आए थे? डॉक्स में आए थे। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी ऑलरेडी हैव डॉक्स, रिमेंबर डॉक्स इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसका पेज कंटेंट है और उसका मेटा डेटा है, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। हमारे पास ऊपर वाले स्टेप में क्या था? हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जो कि पूरे एक टेक्स्ट फाइल, बिग टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अगर हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। द स्प्लिटर ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, तो स्प्लिटर को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स समझ में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उसको सिर्फ रॉ टेक्स्ट ही दे सकते हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं। सो वी यूज़, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हमने जो ऊपर स्प्लिटर क्रिएट किया था उसी को ही हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, स्प्लिटर डॉट, और क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? स्प्लिट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास डॉक्स था जो कि लोडर ने लोड किया था, यहाँ पे हम डॉक्स को पास कर देंगे। Notice the method name carefully, split underscore documents. The input is documents, the output is smaller documents. तो अगर हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट 300 पेजेस की पीडीएफ है और इसको हमने मल्टीपल चंक्स में, जो लोडर है उसने मल्टीपल चंक्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर स्प्लिटर क्या कर रहा है? उनको और मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर दे रहा है। उसने डिपेंड करता है कि उस एक पेज की लेंथ कितनी है, उस हिसाब से वो उसको और मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमने एक सिंगल पीस को भी 3 चंक्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये हो गया पहला चंक, हमारे पास ये हो गया दूसरा चंक, और हमारे पास ये हो गया तीसरा चंक, एंड सिमिलरली विद एवरी अदर चंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक तरह से हमारे पास जो बड़ा पेज था, हमारे पास पीडीएफ का एक पेज था, उसको भी हमने मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर दिया। द इनपुट इज डॉक्यूमेंट्स, द आउटपुट इज स्मॉलर डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा आउटपुट होगा वो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा। जो हम इनपुट में दे रहे थे स्प्लिटर को वो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स अगर 10 थे और हम हर एक डॉक्यूमेंट के 3 चंक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा उसमें वो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें 30 चंक्स होंगे, क्योंकि हमने हर एक डॉक्यूमेंट के 3 चंक कर दिए। नथिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होता, ये भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लेके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। The result is still a collection of document objects, only now each document contains a much smaller portion of the original content. तो क्योंकि हमने इनपुट में भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया था और आउटपुट में भी हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स करता क्या है, उसको क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एट दिस पॉइंट आवर इनपुट ऑलरेडी लुक्स लाइक डॉक्स विच इज़ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर पेज कंटेंट है और मेटा डेटा है। सिंस द इनपुट इज ऑलरेडी अ डॉक्यूमेंट, द स्प्लिटर सिंपली डिवाइड्स इट। स्प्लिटर उसको बस डिवाइड कर देता है, हमें बस डॉक्स को पास करना होता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो उसको और स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देता है। नो न्यू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच। ये हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसको हमने और स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर दिया है, कोई हमने न्यू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। और हम कब यूज़ करते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट्स को, वो भी देख लेते हैं। नाउ इमेजिन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। अब हम पीडीएफ की बात नहीं कर रहे, हम एक रॉ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। सपोज वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, वी ओनली हैव अ रॉ टेक्स्ट। हमारे पास रॉ टेक्स्ट क्या है, स्पीच इक्वल्स टू, हमारे पास रॉ टेक्स्ट कुछ इस तरह से है। हमारे पास पीडीएफ नहीं है, रॉ टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक सेंटेंस दिया है, हमारे पास मल्टीपल सेंटेंसेस, पूरा बड़ा पैराग्राफ, हमारा बहुत सारा कंटेंट हो सकता है। दिस इज जस्ट अ पाइथन स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारी एक पाइथन स्ट्रिंग है। इट हैज़ नो मेटा डेटा, नो पेज इन्फॉर्मेशन, नो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो इसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ये हमारी एक रॉ स्ट्रिंग है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जो लैंगचेन इकोसिस्टम है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में बात करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलता है, ठीक है। तो इसलिए ही हम जब
किसी डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं तो लोडर्स उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और LangChain के बाकी के सारे स्टेप्स उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स को ही एज अ इनपुट लेते हैं, वो रॉ स्ट्रिंग को इनपुट नहीं लेते। ठीक है, तो अगर हमारे पास रॉ स्ट्रिंग है भी तो उसको हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ we want to convert this text into LangChain documents. Here create document becomes useful. तो अगर हम create documents में इस स्पीच को पास कर देंगे तो हमारी जो रॉ स्ट्रिंग है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर यूज़ होता है हमारा क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, कि अगर हमारे पास रॉ स्ट्रिंग है उसको हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कंसेप्चुअली क्या हो जाएगा, रॉ टेक्स्ट उसको हमने स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके हमने इस क्रिएट डॉक्यूमेंट्स के अंदर भेज दिया, और क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर भेज दिया तो उसने क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स बना दिए इस रॉ टेक्स्ट के। ठीक है, सो द फ्लो बिकम्स स्प्लिटर डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। पहले हमने स्प्लिटर डॉट क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, जब हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी थे। लेकिन अगर हमारे पास रॉ स्ट्रिंग है तो वहाँ पर हम क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटर डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम एक लिस्ट की फॉर्म में हमारी रॉ स्ट्रिंग को भेज रहे हैं। नोटिस समथिंग सटल, द टेक्स्ट इज पास्ड इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम एज अ लिस्ट पास कर रहे हैं टेक्स्ट को, स्पीच हमारी रॉ स्ट्रिंग है। बिकॉज द मेथड एक्सपेक्ट्स अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इनपुट्स इवन इफ देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग। अगर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रिंग भी है तो भी हम उसको एज अ लिस्ट पास कर रहे हैं, क्योंकि जो मेथड है क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इनपुट्स। तो अगर हमारे पास टेक्स्ट इनपुट के नाम पे सिर्फ एक ही रॉ स्ट्रिंग है तो उसको भी हम एज अ लिस्ट ही पास करेंगे यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट्स में। वाई कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया कि हमारा जो LangChain इकोसिस्टम है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में बात करता है। तो एट फर्स्ट दिस मे सीम अननेसेसरी, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम लोग इसको देख लेते हैं। वाई नॉट सिंपली कीप स्ट्रिंग्स, थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेजेस। आफ्टर स्प्लिटिंग आवर पाइपलाइन कंटिन्यूज विद चंक्स, उनको हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया और वेक्टर डेटाबेस को पास कर दिया। जो यहाँ पे LangChain का इकोसिस्टम है इज बिल्ट अराउंड द डॉक्यूमेंट एब्स्ट्रैक्शन। वंस एवरीथिंग बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑल डाउन स्ट्रीम कंपोनेंट्स बिहेव कंसिस्टेंटली। जितने भी डाउन स्ट्रीम कंपोनेंट्स हैं, हमारे एम्बेडिंग वाले हो गए, हमारे वेक्टर डेटाबेस वाले हो गए, या फिर हमारे सिमिलैरिटी सर्च वाले हो गए, कोई भी हमारा कंपोनेंट हो गया वो डॉक्यूमेंट में ही बात करता है। वेदर द ओरिजिनल सोर्स वॉज PDF हो गई, वेबसाइट हो, कुछ भी हो गई, हम सारे के सारे जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको हम कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में। After this stage, everything looks like document. That uniform structure makes every later stage much simpler. ठीक है, इंटरनली क्या होता है यहाँ पे, सपोज आवर टेक्स्ट इज, हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से था। ठीक है, और हमने चंक साइज यूज़ किया 50 और चंक ओवरलैप यूज़ किया 20 कैरेक्टर्स और चंक साइज 50 कैरेक्टर्स। कंसेप्चुअली स्प्लिटर क्या करेगा, ये 50 कैरेक्टर्स के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बना देगा। हम बोलते चंक हैं लेकिन वो एक तरह से डॉक्यूमेंट ही होते हैं, और जो DOCS डॉक्स है वो हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 कुछ ऐसे आ गया, और इसका हमारा जो लास्ट के 20 कैरेक्टर्स होंगे वो डॉक्यूमेंट 2 में चले जाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट 2 के पास भी अपनी खुद की कुछ रॉ टेक्स्ट होगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट 3, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। नोटिस एवरी आउटपुट इज स्टिल अ डॉक्यूमेंट नॉट अ प्लेन स्ट्रिंग, ईच वन इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। हर एक यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, और हम ये डॉक्यूमेंट देख कैसे सकते हैं, जो हमने ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्स में अवेलेबल है, और डॉक्स हमारी क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं डॉक्स 0 लिखता हूँ, डॉक्स ब्रैकेट में 0, तो हमारे पास ये वाला डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं डॉक्स 1 लिखता हूँ तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से एरे की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, वेयर आर वी इन द पाइपलाइन, तो अभी हम पाइपलाइन में कहाँ पर हैं। एट दिस पॉइंट आवर रैक पाइपलाइन हैज़ इवॉल्व। हमारे पास एक्सटर्नल डेटा था, उसको हमने डॉक्यूमेंट लोडर की मदद से लोड कर लिया और उसको हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। उन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स को हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर की मदद से और स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, और हमें क्या मिलेगा, स्मॉल डॉक्यूमेंट चंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो वही हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारे पास मल्टीपल चंक्स यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चंक्स की एम्बेडिंग्स बनाएंगे, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और लास्ट में हमारे पास आउटरो में क्या है, द डॉक्यूमेंट्स आर नो लॉन्गर लार्ज
हमने उनको मल्टीपल चंक्स में कन्वर्ट कर दिया है। मोनोलिथिक ब्लॉक्स नहीं है, हमारे पास स्मॉलर ब्लॉक्स हैं। दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग चंक्स दैट प्रिजर्व कंटेक्स्ट while making retrieval more accurate and efficient. The next stage naturally flows from here. Each of these small documents chunks will be converted into embeddings so they can be stored in a vector database and searched semantically. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को हम यहाँ पर ही रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर से। आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी फीडबैक हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।